अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे और जनाब इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। ठंडी ठंडी कह लें कि अब तो शामें क्या रातें भी बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी हैं और सुबह भी जब होती है और सूरज निकलता है तो वो भी ठंड अपने साथ एक ठंड की लहर जो है ना वो लेकर आता है। सर्दी का मौसम काफ़ी देर से आया है मगर अब ठंड बढ़ गई है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो घरों में ही महदूद होकर रह गए हैं, जो कमर दर्द या फिर जोड़ों के दर्द में मुब्तला होते हैं। बेशतर जो बुज़ुर्ग अफराद हैं हमारे और कुछ नौजवान भी ऐसे हैं जो इस मौसम में कमर के दर्द की शिकायत करते हैं। तो क्या दर्जा हरारत में कमी से आपके घुटने, कुहले या फिर जो टखने हैं वो मामूल से ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बन जाते हैं? अक्सर कमर दर्द के मसाइल ना बदलते मौसम में ही होते हैं और फिर ये मौसम जो है ना ये गेंठिया के मरीज़ों के लिए भी जो उनकी डेली की एक्टिविटीज़ होती है ना वो मुश्किल बना देता है। तो कमर दर्द या फिर गर्दन के दर्द के मसाइल से बचने के लिए बेहतर कार्बोहाइड्रेट्स, तली हुई ग़िज़ाएँ, मीठे और प्रोसेस्ड फूड्स खाने से गुरेज करना चाहिए। अगर इन तकालीफ़ का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये दर्द आपकी आम सेहत और ख़ास तौर पर रोज़मर्रा की सलाहियतों पर भी मनफी असर डाल सकता है। तो ये सेगमेंट उन लोगों के लिए जिन्हें गर्दन के दर्द और कमर के शदीद दर्द की शिकायत रहती है या इस वक्त भी वो इस दर्द में मुब्तला है। तो उनके लिए हम ये सेगमेंट लेकर आए हैं, उनके लिए रेमेडीज़ लेकर आए हैं कि वो किस तरह अपनी इन दर्दों से जो है छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नदीम अख्तर मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इसकी क्या एक तो वजूहात क्या हैं और इनकी रेमेडीज़ क्या है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बताइए, सर्दियों के मौसम में ही इतनी जो दर्दें हैं वो चाहे जोड़ों की दर्द हो जाए, टखनों की दर्द हो जाए, बैक एक हो जाए या फिर ये जो हमारे शोल्डर्स भी बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, ऐसे किसी ने पेन अंदर इंजेक्ट कर दी है, सर्दियों में इतनी ज़्यादा क्यों होती है? ये तो अच्छा क्वेश्चन है कि सर्दियों में क्यों ज़्यादा होती है और गर्मियों में इसकी एक रेशो जो है वो कम क्यों हो जाती है। उसकी वजह यह है कि आपका मौसम जो है बहुत ठंडा हो जाता है। अच्छा। और हमारा जो बॉडी सिस्टम है या बॉडी की जो एक सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाती है। उसकी जिसको हम कहते हैं कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। जब भी सर्दी बढ़ती है आपकी जो वेन्स हैं या खून की गर्दिश है वो थोड़ी सी कंट्रैक्ट हो जाती है और वो उसमें फ्लो कम हो जाता है, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। तो फिर जहाँ पे आपकी जॉइंट्स हैं या मसल्स हैं वहाँ पे न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचती। जब वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचती तो डेफिनेटली कि वहाँ पे फिर आपको पेन शुरू हो जाती है। लेकिन ये उनके लिए है जो थोड़े से ओल्ड एज के हैं या उसमें मतलब एक एज के बाद होते हैं। जो आजकल तो अब ये सर्दियों में भी है। सर्दियों और गर्मियों का तो कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया। क्योंकि आपका हमारा एक आजकल का जो एक पोस्चर हो गया या एक हमारी जो एक हाइजीन और हो गई या डाइट हो गई वो इस किस्म की है ही नहीं कि हम उसको कह सकें कि भाई अब ये एक सर्दियों की ज़्यादा हो गई है या गर्मियों में ज़्यादा हो गई है। जैसे कि अब बहुत सारे लोग हैं हमारे जो आईटी से रिलेटेड हैं या जो आपके इससे मीडिया से रिलेटेड हैं, जो कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बल्कि आजकल को तो जो मोबाइल्स का भी ज़्यादा काम है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से आपकी जो मसल्स हैं वो बहुत टाइट हो जाती है, आपके पोस्चर ख़राब हो जाता है, आपकी बैक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मतलब आप कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे तो आपका पोस्चर बेसिकली इसमें एक जो बैक एक की जो हम जब आप बात करते हैं तो एक होती है मैकेनिकल बैक एक जिसको हम कहते हैं कि जो ज़्यादातर पोस्चर की वजह से होती है। पोस्चर की जिसके पीछे रीजन होता है उसके अलावा और कोई रीजन नहीं होता। रीजंस बहुत ज्यादा नहीं होती। लेकिन उसमें जो आपने कहा कि सर्दियों में भी ज्यादा, तो सर्दियों की यही वजह होती है कि जब आपका सर्कुलेशन कम हो जाती है तो फिर उसको पेन ज्यादा। तो ज्यादातर आपको लगता है कि ये जो यंग बच्चों या बच्चियों में जो बैक एक हो रही होती है वो पोस्चर की वजह से खास तौर पर होती है, ज्यादातर हो रही होती है। लेकिन जो ओल्ड एज के हैं वो ज्यादातर अपने आप को गर्म रखेंगे तो थोड़ा सा वो बेहतर रहते हैं। लेकिन अगर वो मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही बैठ जाएं, अगर आप वो वॉक करते रहते हैं तो भी उसमें बेहतरी आ सकती है। मतलब उसको अपने आप को
वार्म अप कवर करके रखें, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करें, वो ज्यादा बेहतर होता बिल्कुल, वो है। सही अच्छा, हो ये जो सकता है। हम लोग हमारा जो बिस्तर या फिर हम जो मैट्रेसेस यूज करते हैं, क्या उस वजह से भी बैक एक हो सकती है? ये भी एक रीजन हो सकता है? बिल्कुल 100% रीजन हो सकती है। अच्छा। अब जैसे कि हम कहें कि हम जो बेड हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर वो स्प्रिंग वाला है और बहुत ज़्यादा नरम है और जिसका पोस्चर है कि आप उसको नीचे की तरफ धंसते हैं और नीचे की तरफ हो जाते हैं, तो हमारा जो पोस्चर होता है कि वो एक जो कर्व के साथ मुताबिकत नहीं रखता। हाँ। तो लाजिम बात है कि वो जब आप सो के उठते हैं तो थोड़ी सी आपकी वो मसल्स जो हैं वो टाइट हुए होते हैं। तो अच्छा। अपने उसने अपनी एक को पोस्चर को अडॉप्ट नहीं किया हुआ था, तो फिर उसकी किस वजह से तरह वो का बैक मैट्रेस या बिस्तर किस तरह का होना चाहिए फिर? अब वैसे तो एक जो रिकमेंडेड होता है कि वो उसमें लाजिम बात है कि हार्ड बिस्तर होना चाहिए। अच्छा। अगर हम पहले एक स्कूल ऑफ थॉट ये था कि भाई अगर आप ज़मीन पे गद्दा बिछा के या लेटे, तुराई जो एक और रुई वाले गद्दे होते हैं उसमें बिछा के सोते हैं, तो दैट वाज द बेटर, उसमें सो सकते थे। लेकिन आजकल भी आज जो एक गद्दे आए हैं वो थोड़े से सख्त होते हैं जैसे, लेकिन एक मोल्टी अर्थ है तो वो भी एक अच्छा, बैक एक वाले लोगों के लिए अच्छा है, वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन आम फोम वाला भी गद्दा जो नया होता है वो भी उसमें बेहतरी की तरफ आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा अच्छा। उस पर ज़्यादा अगर आप सोते हैं तो उसमें ज़्यादा उसको नरम बैक नहीं होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा उसको फर्म होना चाहिए उस चीज़ अच्छा, के लिए। ठीक है, मतलब कि वो ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, बल्कि हम लोग तो कहते हैं जी नरम होनी चाहिए ख़ास तौर पर। तो इसकी क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है अगर सिर्फ इन्हीं वजह से या हमारे बैड पोस्चर की वजह से हमारी बैक एक हो रही है या हमारे शोल्डर्स बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं, हमारी गर्दन पेन हो रही है, तो उसकी रेमेडीज़ या उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? अब ये डिपेंड करता है, हमारे बहुत सारे हमारा एक माशरे में एक डायलेमा है कह सकती हैं या क्या है कि इसमें जब अब तक हमारी कोई चीज़ ख़राब नहीं हो जाती या उस वक्त तक कि जब तक वो एंड तक नहीं पहुंच जाती, हम ना डॉक्टर के पास जाते हैं ना उसका ट्रीटमेंट करते हैं। वो सबसे पहले हम अपने एक वो घर के टोटके और वो सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सी मैं एक टिप देना चाहूँगा कि भाई अगर आपको बैक एक है तो लाजिमी बात है कि आप थोड़ा सा उसको डॉक्टर से या किसी फिजियोथेरेपिस्ट से या कायरोप्रैक्टर से रुजू करके अब अपनी उस थोड़ा बहुत मतलब रेमेडी लेके रूट कॉज पता चल जाए ना कि वो मसला क्यों है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको एंड तक लेके जाएंगे उसकी फिर रेमेडी बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन जैसे अब हमने कहा कि यंग नौजवानों में और लड़कों में और बच्चों में जैसे आईटी के लोग हैं उनमें ज़्यादा होती है, तो हमारे दो तो ट्रीटमेंट होते हैं। मेडिसिन तो है ही है डेफिनेटली कि उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन मेडिसिन का एक बाज़ का नुकसान हो जाता है कि वो आपके जो एक बाकी ऑर्गन्स है ना, हाँ जी, उन्हें भी जो ऑर्गन्स हैं उस पर नुकसान आ देता है। तो फिजियोथेरेपी और एक आजकल एक और एक वे ऑफ ट्रीटमेंट आया है जिसको हम कायरोप्रैक्टर कहते हैं, दैट इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन द सिटी और इन द उसमें हमारे इंडस्ट्री में, इस फील्ड में। तो बेसिकली जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो आपकी जो बैक एक है वो स्ट्रेचिंग और आपकी मैनिपुलेशन से और उसको थोड़ा एक्सरसाइज से ठीक करने की कोशिश करते हैं, और वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आप मेडिसिन से बचना चाहते हैं, अगर आप उसको अपनी क्रोनिक होने से बचाना चाहते हैं, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने फ़ौरन से पहले रेमेडी लेनी है, जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जिनमें के आईटी के होते हैं जो ज़्यादातर कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं या मोबाइल का जिसका यूज़ ज़्यादा होता है, जैसे आजकल हमारे बच्चे भी घरों में भी ऐसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो गर्दन ऐसे हो जाती है। तो जब एक कायरोप्रैक्टर एक ट्रीटमेंट है जिसमें कि आप जैसे अगर हम कहें कि वो इमरजेंसी रिलीफ आपको देते हैं, जैसे अगर आपको पेन हो रही है, इचिंग हो रही है आपके इसमें मसल्स में, आपके बैक में, नेक में, ख़ास तौर पे शोल्डर्स में और वो आपके नमनेस भी हो रही है, तो अगर आप उसको क्रैक करते हैं, क्रैकिंग का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम ये हमें जैसे कड़ाके निकालते हैं, तो इसकी स्पाइन के भी हमने कड़ाके निकालने होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें बेसिकली जो आपके जो नर्व्स के ऊपर जो है एक बबल्स, एयर बबल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ओके, तो उसे पॉप अप करते हैं, उसको पॉप अप करते हैं, तो वो आप बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं विद इन मिनट्स। ठीक है, तो इसका कोई नुकसान नहीं है सच?
नुकसान कोई नहीं है, लेकिन अगर आप इसको किसी मतलब अनप्रोफेशनल से कराएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे तो बहुत सारे करते हैं फिर काफी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो इसलिए जब भी इस तरह की कोई चीज आपने करानी है तो आप किसी सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, कंसल्टेंट के पास जाएं जो अच्छे तरीके से ये चीज कर सके। तो आज हमने बात की है बैक पेन के हवाले से, शोल्डर पेन के हवाले से कि सर्दियों में क्यों होती है और उसकी क्या रेमेडीज हो सकती हैं फिजियोथेरेपी के थ्रू भी, और एक और जो नई टर्मिनोलॉजी आई हुई है, नया इलाज आया हुआ है, ट्रीटमेंट आया हुआ है, उससे भी आप करा सकते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर नदीम अख्तर मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच। अच्छा टाइम दिया और अच्छी एक बातचीत हो गई ताकि मतलब माशरे में लोगों तक ये पहुँच सके। जी थैंक यू सो मच।